जोरावर जायसवाल ने जो भविष्यवाणी की थी उससे कृतिका को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जोरावर जायसवाल द्वारा वर्णित भविष्यवाणी में परिवार के साथ की समस्या और शायद उसका हल भी था। और अगर भविष्यवाणी में कही गई बातों से समस्या हल हो जाती है तो परिवार का भाग्य अपनी पूर्व समृद्धि को बहाल करने में सक्षम होगा। हालांकि अंत में जोरावर जायसवाल के प्रेत को देखकर लगा था कि वो उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसका वास्तव में क्या मतलब था? आई एम सॉरी। कृतिका माथुर अपना सिर नीचे करके किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी वो अचानक किसी से टकराई और जल्दबाजी में उसने माफी मांगी। मिस, जब आप चलती हैं तो अपना सिर इस तरह से नीचे ना करें, वरना ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये जो आवाज थी वो कृतिका माथुर के कानों के लिए एक जानी पहचानी आवाज थी। उसने झट से ऊपर देखा और पाया कि कार्तिक उसके सामने खड़ा था। अरे, तुम यहां कैसे? कृतिका माथुर ने मुस्कुराते हुए पूछा। कार्तिक के हाथ में कुछ था। उसने अभी अभी बाहर से कुछ सामान खरीदा था और वापस जाने की सोच रहा था। जब उसने कृतिका माथुर को देखा तो वो उसके सामने उसे हेलो बोलने के लिए गया। लास्ट में वो नहीं जानता था कि वो क्या सोच रही थी और उसने उसकी आवाज ही नहीं सुनी। शायद इसीलिए वो उससे टकरा गया। तुम यहां क्या कर रही हो? कार्तिक ने पूछा। कृतिका माथुर ने दहशत में जोरावर जायसवाल के फर को डायमेंशनल रिंग में डाल दिया। ये परिवार में जोरावर जायसवाल से जुड़ी एकमात्र निशानी थी। वो इसे खो नहीं सकती थी। इसके अलावा किसी बाहरी व्यक्ति के सामने दैवीय जानवर से हुई मुलाकात को खुलेआम डिस्कस करना अच्छा नहीं था। ये नियमों के खिलाफ था। कृतिका माथुर की हरकतें बहुत नॉर्मल लग रही थी, लेकिन फिर भी कार्तिक ने कुछ गड़बड़ महसूस की। उसने अभी अभी नोटिस किया था कि कृतिका ने उसके सामने कुछ छिपाया था, लेकिन फिर भी कार्तिक ने इस बारे में कुछ नहीं पूछा। मैं बस अब वापस जाने का प्लान बना रही थी और अब ऐसे ही सही, लेकिन तुम मेरे सामने आ ही गए हो तो मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहूंगी, कृतिका माथुर ने मीठे स्वर में कहा। अच्छा, तो क्या तुम वापस जा रही हो? कार्तिक हैरान था। कृतिका माथुर कुछ ही दिनों के लिए पुणे शहर में आई थी और इतनी जल्दी वापस भी जा रही है। उसे सच में शक होने लग गया था कि कृतिका का यहां आना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। कृतिका माथुर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, अब ऑलमोस्ट टाइम आ गया है जब मैं अपने घर वापस लौट जाऊं। उसके लिए पुणे शहर आने का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन था दिव्य पशु जोरावर जायसवाल को खोजना। घूमना तो बस एक बहाना था जो उसने कार्तिक और माया को बताया था। अब जब उसका मिशन सक्सेसफुल हो गया था तो नेचुरली उसे जल्द से जल्द लौटना होगा और अपने परिवार को जोरावर जायसवाल से हुई मुलाकात और उसकी हुई भविष्यवाणी के बारे में बताना होगा। खराब किस्मत की समस्या उनके परिवार को 20 से अधिक वर्षों से परेशान कर रही थी। कार्तिक ने अपने बैग से स्नैक्स का एक छोटा बैग निकाला और कृतिका माथुर की ओर आगे बढ़ाया। वापसी के रास्ते में भूखी मत रहना, वरना रास्ते में कोई तुम्हें खाने के लिए खाना नहीं देगा। कृतिका माथुर ने वो स्नैक्स लिए और शर्मा गई। आखिरकार उसने आखिरी बार कार्तिक का ही दरवाजा खटखटाया था अपना पेट भरने के लिए। वो एक हादसा था। चिंता मत करो, इस बार मेरा फोन फुल्ली चार्ज है और मेरे पास कैश भी है, कृतिका माथुर ने ठहाका लगाया और कहा। ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा फोन ही कहीं गिर जाए, फिर तुम फिर से घूमते फिरते मेरे घर आ जाओगी। कार्तिक जोर से हंसा। कृतिका माथुर को अब शायद थोड़ा सा गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपना पैर पटक दिया। कार्तिक के इस तरह से मजाक उड़ाने के तरीके को देखकर कृतिका के दिमाग में आया कि क्या कार्तिक ने सोचा कि वो एक भिखारी थी? ठीक है, मैं जा रही हूं, अगर मौका मिला तो हम फिर मिलेंगे। कृतिका माथुर ने अपना हाथ हिलाया। कृतिका से कार्तिक ने सिर हिलाया और अचानक कहा,
क्या तुम छोटे आकाशीय क्षेत्र में वापस जा रही हो और उसके लिए मुंबई जा रही हो? तो तुम पुणे शहर से ही वहां वापस क्यों नहीं चली जाती? कृतिका माथुर ने बेबसी से कहा, मुझे नहीं पता कि अगर पुणे शहर में वहां एंटर करने का कोई रास्ता है भी या नहीं। एंट्रेंस डोर अगर है भी तो मुझे नहीं पता कि कहां से एंटर करना है। वो पहले कभी भी पुणे शहर नहीं आई थी, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से ये नहीं जानती थी कि यहां से छोटे दिव्य क्षेत्र में एंटर करने के लिए कोई एंट्रेंस डोर है या नहीं। कार्तिक ने कुछ देर सोचा। उसने याद किया कि ललित राजपूत और मयंक राजपूत सीधे छोटे आकाशीय एरिया से पुणे सिटी में आए थे। जरूर एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो पुणे शहर से भी एंटर करवा सके। यहां एंट्रेंस डोर होना चाहिए। 1 मिनट रुको, कार्तिक ने कृतिका माथुर से कहा। कृतिका माथुर ने सिर हिलाया। कार्तिक ने अपना फोन निकाला और एल्डर गौतम वागले और उसके बाकी के लायन ग्रुप मेंबर्स को कॉल लगाया और पूछा अगर पुणे शहर में कहीं से छोटे दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता हो। उसने अपना मुंह खोला और कहा। जब से कार्तिक पुणे शहर लौटा, गौतम वागले भी उसके पीछे पीछे हो लिया था। जाहिर है लायन ग्रुप के उच्च ऑफिसर अभी भी चाहते थे कि वो कार्तिक पर पूरी निगरानी रखे। एक है, लायन ग्रुप के लोग शहर के पूर्व की ओर पहरा दे रहे हैं। क्या तुम वहां से छोटे आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हो? कार्तिक ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। ये माथुर परिवार की लड़की के लिए पूछ रहा हूं। गौतम वागले को याद आया कि माथुर परिवार में ऐसी एक ही लड़की थी, इसलिए उसने कार्तिक को लोकेशन भेज दी। पुणे शहर में छोटे आकाशीय क्षेत्र से केवल एक ही व्यक्ति है, मैं तुम्हें वहां भेजता हूं। कार्तिक ने कहा। सचमुच? कृतिका माथुर ने आश्चर्य से कहा। इस तरह वो सीधे वापस जा सकती थी और मुंबई सिटी तक जाकर फिर प्रवेश करने के लिए इतना लंबा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं थी। थैंक यू सो मच कार्तिक। कृतिका माथुर ने अपना आभार व्यक्त किया। हालांकि वो कोई लंबे समय से कार्तिक के साथ नहीं थी, फिर भी वो बहुत खुश महसूस कर रही थी। कार्तिक मुस्कुराया, फिर कृतिका माथुर को एक पार्क में ले आया। छोटे आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश करवाने के लिए वो एंट्रेंस डोर यही था। इस पार्क में छोटे आकाशीय क्षेत्र का एंट्रेंस डोर था। एंट्रेंस डोर को लायन ग्रुप ने सील कर दिया था। साधारण लोगों को कुछ भी असामान्य नजर नहीं आएगा, भले ही वे उसके बहुत पास क्यों ना हो। जब कार्तिक कृतिका के साथ पार्क में पहुंचा तो उसने अपने चारों ओर कुछ ऑराज को पाया। यही था जो लायन ग्रुप की तरफ से एंट्रेंस डोर की रखवाली के लिए जिम्मेदार था। बाहर आओ, कार्तिक ने कहा। एक आदमी कार्तिक और कृतिका के सामने आया और उसके चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि वो चेकिंग करने आया है। कार्तिक ने उस आदमी को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया और वो देखने के बाद वो आदमी वहां से चला गया। ठीक है, मैं जा रही हूं। तुमसे फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा, कृतिका माथुर ने कहा। मुझे भी, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। कृतिका माथुर घूम गई। हालांकि जैसे ही कृतिका माथुर छोटे आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश करने ही वाली थी तो वो प्रवेश करते ही उसका चेहरा मुड़ गया। एक सुंदर युवक बाहर निकला और मुस्कुराते हुए उसने कृतिका माथुर को देखा। बड़े भैया! कृतिका माथुर ने उस आदमी को देखकर एक्साइटमेंट से पुकारा। छोटे आकाशीय क्षेत्र के एंट्रेंस से एक आदमी दरवाजे से बाहर चला आया। ये कृतिका माथुर का बड़ा भाई था। उसका कोमल चेहरा था और वो एक सुंदर युवक की तरह दिखता था। वो देखने में एक नर्ड स्कॉलर की तरह लग रहा था। हालांकि कार्तिक को ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अपनी ओर आने वाली इस फेंट शक्तिशाली ऑरा को महसूस कर सकता था। कार्तिक ने इस युवक की ओर देखा। ये युवक उसकी उम्र के करीब ही था। युवक की आईब्राउज मोटी थी और उसके शरीर से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही थी जिसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वो जानता था और समझ चुका था कि ये युवक बहुत पावरफुल है। जब युवक ने देखा कि यहां कोई और भी है
तो उसने अपना सिर उठाया और कार्तिक को देखा। तुरंत उसने अपनी आईब्राउज टेढ़ी कर ली। जब कृतिका माथुर ने उस व्यक्ति को देखा जो आया था, तो खुशी के मारे वो खुद को रोक ही नहीं पाई और सीधे जाकर उसकी बाहों में समा गई। कार्तिक ने कृतिका माथुर और उस आदमी के चेहरों को देखा। देखने में वो एक दूसरे की तरह नहीं दिखते थे, लेकिन वो ये समझ चुका था कि यही कारण था कि कृतिका माथुर ने अपना रूप बदला हुआ था। सुंदर आदमी ने अपना सिर नीचे किया और कृतिका माथुर के सिर को प्यार से थपथपाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर उसने कृतिका को डांटा। मैंने मुंबई सिटी में माथुर फैमिली को मैसेज भेजा था ये पता लगाने के लिए कि तुम कहां हो। उन्होंने मुझे बताया कि तुम पुणे शहर में हो, इसलिए मैं तुम्हें लेने यहां आया हूं। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहां एंट्रेंस डोर पर ही मिल जाओगी। कृतिका माथुर मुस्कुराई। ये कैसा कोइंसिडेंस था? तुम चुपके से निकल कर आ गई। तुमने अभी तक अपना स्कोर सेटल नहीं किया। आदमी के सॉफ्ट एक्सप्रेशन तुरंत गायब हो गए और एक अजीब अंदाज से उसके एक्सप्रेशंस में एक सीरियसनेस आ गई। कृतिका माथुर डर के मारे उस आदमी की बाहों से बाहर आई और भरी हुई आंखों के साथ उसने उसकी तरफ देखा। मुझे माफ करना भैया, मुझे पता है कि मैं गलत थी, लेकिन अब मैं घर ही वापस आ रही हूं। तुम में अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम ये सब बोल रही हो? वो आदमी गुस्से से दहाड़ा। कृतिका माथुर घबरा गई और जल्दी से कांपते हुए उसने अपने सिर को पकड़ लिया। क्या कृतिका का बड़ा भाई भी यहां किसी खास मकसद से आया है? क्या कार्तिक की कृतिका से और फिर अब उसके बड़े भाई से ये मुलाकात सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और?